औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के एक जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम फैसल बलोच साहब है। इसके साथ साथ ये खिदमत खल्क फाउंडेशन के मरकज़ी रूह रवां हैं और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मूवमेंट के भी साथ साथ ये मरकज़ी रहनुमा हैं। इनसे आज की जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी लॉकडाउन के हवाले से और हमारे मुआशरे में जो पुलिस का किरदार है उस हवाले से कुछ सवालात इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। फैसल बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जो मौजूदा लॉकडाउन है वो किस हद तक दुरुस्त है और उससे क्या क्या फ़वाइद, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और साथ साथ पुलिस का जो इसके अंदर रोल है इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? मैं बिल्कुल ही कट गया हूँ जी। तो आप जो गुफ्तगू इस वक्त हमसे करना चाह रहे हैं और जो राय लेना चाह रहे हैं, देखें, इस वक्त पुलिस के किरदार पर हम आए। सबसे पहले हम ये लॉकडाउन जो इस वक्त कहा गया कि चौथी लहर आ गई है और उस पर ये बहुत ख़तरनाक लहर है और कराची में सबसे ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल ख़राब है और रेशो 30% के उससे बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि ये सिर्फ बताया जा रहा है और जो टास्क फोर्स इस वक्त बनाई गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं, हुकूमत सिंध के अलावा कौन कौन सी तंजीमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलहदा करते हुए अगर हम देखें कि कौन सी समाजी तंजीमें इसमें शामिल हैं या कौन सी टास्क फोर्स के अंदर जो है वो सियासी तंजीमों के नुमाइंदों को शामिल किया गया है या सिर्फ ये हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों पर मबनी कोई टास्क फोर्स बना दी गई है और वो वही बयानात दे रही है जो बयानात हुकूमत सिंध या उनके जो पार्टी हाई कमान चाहते हैं वही बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी बात कि कल एक बहुत अहम खबर नज़र से गुजरी कि वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि वैक्सीन कार्ड बनाएं या पुलिस को खर्चियाँ दें। तो इसका मकसद क्या है? इस बात का, इस जुमले का ये समझ से बालातर है, क्या वज़ीर आला पुलिस को लाइन ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं या अवाम पर दबाव डाल रहे हैं? तो ये दोनों सूरत हाल में इस वक्त देखना होगा कि ये जुमला अवाम दोस्ती पर मबनी है या ये अवाम दुश्मनी पर मबनी है। फिर आप इस लॉकडाउन के बाद जो कुछ मामलात हो रहे हैं, अगर एक तबका ये कह रहा है जनाब ये आपने 8 तारीख तक लगाया है, 8 तारीख के बाद क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ रहा है, इससे एक फ़िरका वाराना बहस छिड़ने जा रही है जो कि हमारे इस कराची इस पर मुतमिल नहीं हो सकता। अच्छा, कराची के हॉस्पिटल्स में एक ऐसी टास्क फोर्स को कायम करना होगा जो जाकर वहाँ विज़िट करे और पता करे कि जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं वो कराची के मुस्तकिल रहायशी हैं या कहीं बाहर से लाकर उनको यहाँ एडमिट किया गया है। सही कह रहे हैं। उनकी वीडियोस भी सामने आनी चाहिए। इस लॉकडाउन का असर जो आम लोगों पर हो रहा है, रोज़गार वैसे ही नहीं है। अगर इस वक्त किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है और वो चाहता है कि मुझे कुछ पैसे कोई डिलीवर कर दे, कोई पहुंचा दे, आप पहुंचाने जा नहीं सकते। अगर आप उसको इजी पैसा भी करना चाहें तो दुकानें आपने बंद कर रखी हैं, उस तक वो रकम कैसे पहुंचेगी? और अगर पहुंच भी जाए किसी ज़रिए से तो वो उसको विड्रॉ कैसे करेगा? ठीक है। तो ये वो मामलात हैं जिन पर हुकूमत सिंध बिल्कुल नहीं सोच रही। आपका दूसरा सवाल जो था कि पुलिस का क्या रोल होगा, तो पुलिस का रोल वज़ीर आला सिंध खुद बयान कर रहे हैं कि पुलिस देखो कार्ड जिसके पास नहीं है उससे खर्चियाँ लो। तो आपको समझ में वाज़ेह तौर पे आ जाना चाहिए कि इस वक्त पुलिस का रोल क्या है और पुलिस कौन सी पुलिस, कराची शहर में कराची से बाहर की पुलिस। फैसल साहब, इसके अलावा शायद आपको याद होगा इससे पहले भी जब एक दफ़ा लॉकडाउन यहाँ पर लगा था, इसी ख़ास तौर पर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, तो कराची के अंदर बहुत सारी हमें ताजिर बिरादरी की तरफ से भी आवाज़ें आई, करप्शन के भी किस्से कहानियाँ हमारे सामने से गुजरे।
तो इस हवाले से ये लॉकडाउन की आड़ के अंदर जो करप्शन बड़ी हाई पैमाने पे की जाती है, उस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, पहले भी मैं एक निजी चैनल के ऊपर एक टॉक शो में ये बात कर चुका हूँ कि पार्टी के जो सरबराह हैं वो खुद ये बात करते रहे कि मैं बारगेनिंग का बादशाह हूँ, मैं मफाहमत का शहंशाह हूँ, मैं जोड़ तोड़ बहुत अच्छी करता हूँ। तो जो पार्टी का कारकुन होता है वो हमेशा अपनी लीडरशिप को देखता है कि लीडरशिप क्या करती है। तो जब लीडरशिप जो है वो जोड़ तोड़ बड़ी अच्छी करती है, मफाहमत बेहतरीन करती है, बारगेनिंग बहुत अच्छी करती है, तो उसके नीचे भी तमाम लोग उसी तरह के हैं। लेकिन ये तमाम सूरत हाल तो पिछले हम 74 सालों से देखते आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी होता है, मफाहमत के यहाँ पर बादशाह भी बैठे हुए हैं, शहंशाह भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो मुल्क खुदादाद है, इसको अगर किसी राइट डायरेक्शन पे, जिस तरीके से हमने इस आने वाले दौर के अंदर ये सोचा था कि यहाँ पर कोई तब्दीली आने वाली है या कोई रियासत मदीना बनने जा रहा है, लेकिन सूरत हाल तो बद से बदतर की तरफ दिखाई दे रही है। एक आम इंसान जो है वो मज़ीद पिसता जा रहा है। इस हवाले से क्या मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, तो ये तमाम सूरत हाल के अंदर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 74 साल पहले जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इसका नज़रिया ये था कि हम एक कौम के लिए ये मुल्क बना रहे हैं, और वो कौम कौन है? वो कौम मुसलमान कौम है जो कि कलमा पढ़ती है, कलमा गो है। यही हमारा नज़रिया था। इस नज़रिए की बुनियादों पर पाकिस्तान बना, लेकिन आगे चलकर इस नज़रिए को एक सबूतास किया गया, ना उसकी तकमील ही मुमकिन ना हो सकी कि पाकिस्तान में एक कौम बनने की जगह हम कई कौमों और कई फ़िरक़ों में बढ़ गए। जब हम कई कौमों और कई फ़िरक़ों में बढ़ जाएं और एक दूसरे की टांगें खींचने लग जाएं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, हमें एक दूसरे से लड़वाया जाने लग जाए, तो हम किस तरीक़े से एक कौम बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? जब तक इत्तेहाद कायम नहीं होगा उस वक्त तक अमन नहीं आएगा। जब तक अमन नहीं आएगा उस वक्त तक खुशहाली पैदा नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती, और तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी। तो सबसे मेन क्या चीज़ है? इत्तेहाद। हमें इस वक्त सूबाइयत, लिसानियत, फ़िरक़ावारियत, इन सब से बालातर होकर एक कौम बनकर इस मुल्क के लिए काम करना होगा। मैं कराची की अगर हुकूक़ की बात करता हूँ तो कराची हमारे मिनी पाकिस्तान है, तमाम कौमियतें यहाँ रहती हैं। मैंने एक दफ़ा बात की मुकामी और गैर मुकामी की, उस पर मुझसे सवाल हुआ कि जनाब आप मुकामी और गैर मुकामी की तफरीक करके ख़ुद एक तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा तनाज़ा नहीं है, मुकामी और गैर मुकामी की एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमें वाज़ेह करनी होगी। अगर मैं यहाँ से लाहौर जाके मुस्तकिल रहने लग जाऊँ और वहाँ मुस्तकिल मेरी रिहाइश हो जाए, वहीं मैं कमाऊँ, वहीं अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने शनाख्ती कार्ड पर भी मुस्तकिल पता कराची का दर्ज करने की जगह लाहौर का दर्ज करूँ। जबकि यहाँ क्या होता है, वहाँ से मुस्तकिल लोग आते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं और मुस्तकिल पता उनका आबाई इलाक़े का होता है, जबकि वो रहे यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहे होते हैं। तो मुकामी और गैर मुकामी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि जब आप आए हो, हमारे भाई हो, तो वसाइल भी सारे अपने यहाँ लेकर आओ। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये अगर आप DHA में जाके देख लें तो जितने भी हमारे ये MNA सिंध के हैं, MPAs हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली क्या से उनका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे यहाँ पर कराची के अंदर फिज़िकली तौर पर रह रहे होते हैं, जबकि उनका मुस्तकिल पता शायद आपका इशारा इसी साइड पर है। जी, मैं सिर्फ उन्हीं अशराफिया की बात नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक जो लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ मुस्तकिल रह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपना मुस्तकिल पता जो है वो उस शहर का दर्ज करवाएं जहाँ आप मुस्तकिल रहते हैं, ताकि आपकी मर्दमशुमारी दुरुस्त हो और आपके वसाइल मुस्तकिल जो हैं वो उस शहर को मिलें। अगर आप टेम्परेरी भी जितने अरसे के लिए वहाँ रहना चाहते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, उसकी भी एक रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार हो कि उतने अरसे के लिए आपके वसाइल उस शहर को मिलें। ये शहरों का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हल होना चाहिए। तो जब ये मसाइल हल होते होंगे तो उसके बाद आप करप्शन, इसके बाद का मसला है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोस में रहने वाला है वो मुस्तकिल है या आर्जी है। अब जब अगर वो मुस्तकिल है तो हम मुस्तकिल तौर पर उसके साथ अपने ताल्लुकात बनाएंगे, अगर वो आर्जी है तो उसके साथ ताल्लुक कैसे बन सकता है?
तो पहले तो जब अगर हम उन्हें अपना भाई तस्वुर करें तो वो भी हमें हमारा अपना भाई तस्वुर करते हुए अपने वसाइल उस शहर में लेकर आएँ जिस शहर में वो मुस्तकिल तौर पे रह रहे हैं। अब जब ये मसाइल हल होते हैं तो आप ये देखिए कि इस वक्त पुलिस के अंदर जो भर्तियां हैं, मुझे बताइए वो डोमिसाइल कहाँ करें, जबकि 1 ग्रेड से 15 ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं उसी ज़िले के अफराद को मिलनी चाहिए। यहाँ पूरे सिंध, क्या कराची के अंदर जितने लोग तैनात हैं उनके आप डोमिसाइल चेक कर लीजिए कि उन्हें कितने % कराची शहर के लोग हैं। अभी पुलिस के अंदर 200 पता नहीं कितने लोगों को लाके इंटीरियर सिंध से यहाँ पे डिपोटेशन पे लगा दिया। ख्याल है कि 2% भी कोटा शायद कराची की जो आवाम है यहाँ पर, जो हालांकि पढ़े लिखा हमारा यहाँ पे तबका भी मौजूद है, 2% का मेरा ख्याल है कि रेशो आता है। जो कराची का जो मसला है, देखिए रेवेन्यू कराची सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा, जो वफाक को भी देता है, सिंध को भी देता है। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो कोटा 40% शहरी और 60% देही जो यहाँ पे रखा गया, उस 40% शहरी के अंदर भी कराची भी है, हैदराबाद भी है, सक्खर भी है, लाड़काना भी है, मीरपुर खास के भी शहरी इलाके, इन सब में जब उसको तकसीम किया जाता है तो कराची को 2%, और वो 2% भी कराची को नहीं मिलता। तो अब बात इससे आगे की है, कराची की आवाम अब ये मुतालबा करती है कि जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं उसका कम से कम 20% वापस कराची को दिया जाए। अच्छा फैसल भाई, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि एक तो जो हमारे इस सूबा सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो करप्शन का जो रुझान है, वो किसी भी इदारे के अंदर हम चले जाएं, चाहे वो पुलिस से बिलोंग करता हो, चाहे वो वाटर बोर्ड से महकमा बिलोंग करता हो, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके देख लें तो बग़ैर पैसे दिए यहाँ पर कोई काम की फिजिबिलिटी बनती नहीं है। इस हवाले से क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जो हमारे इस मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको क्या चीज़ आपके ख्याल में नोटिस किस किस्म का लेना चाहिए, या इसके ऊपर क्या उनका एक्शन होना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि ये हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, मैसेजेस भी हमारे फ़ोनों के ऊपर आते हैं, सेज नो टू करप्शन, लेकिन फिज़िकली तौर पर करप्शन तो हर जगह पर मौजूद है। इस हवाले से हमारे पास या आपकी क्या तजवीज़ है जो आप हमारी रियासत को देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो सिंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंध में जब भी कोई तरक्याती काम होता है तो एक सबसे पहले PC1 बनाया जाता है। इस PC1 को जब बनाया जाता है तो तखमीना सबको पता होता है कि इस काम में कितना खर्च आएगा। ये करते ये है कि अगर 100 रुपये का काम है तो PC1 डबल बनाया जाता है, 200 रुपये का, 100 रुपये की जगह 200 रुपये का, और उसके ऊपर सारी फंडिंग होती है। अब वजारत ख़जाना जो सिंध का है वो पैसा रिलीज़ करता है, तो वजारत ख़जाना को भी पता है और वहाँ पर भी बाकायदा चेक रिलीज़ करने की फीसेस रखी हुई हैं, कितने % हमारा, इतने % तुम्हारा। फिर जिस MNA या MPA का बजट आता है, कम से कम उस MPA और MNA का उसमें 10% हिस्सा होता है, ठीक है। अब जब सब कुछ करने के बाद जो आधा पैसा जिसके अंदर वो सब कुछ बन जाना है, 100 रुपये, जब वो एक ठेकेदार को मिलता है, उस ठेकेदार ने उसमें से बनाना भी है, उसमें से उसने जो है टैक्सेस भी अदा करने और अपने प्रॉफिट भी निकालना है। तो ठेकेदार क्या करता है, वो कहता है जी पहले ही आप इतना तो खा चुके हैं, क्योंकि दे तो वही रहा है ना निकाल कर, तो उसको मालूम है। तो वो फिर रोड्स के ऊपर क्या करेगा, अगर जो चीज़ भी वो बना रहा है उस चीज़ के अंदर वो सही क्वालिटी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर सवाल उठेगा तो वो सबके ऊपर सवाल उठा देगा। तो ये करप्शन जो है ये ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है। इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा हल ये है कि देखें, इस वक्त जो शख्स ये कह रहा है कि मैं करप्शन नहीं करता, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो उसको मौका नहीं मिला कि वो करप्शन नहीं कर रहा, या वो वाकई में बहुत ही सीधा साधा आदमी है आज के दौर में। वरना जिसको जहां मौका मिल रहा है तो वो करप्ट होता जा रहा है। मसला सिर्फ एक ये है कि हमें, जो आप कह रहे हैं कि उसको बदला कैसा जाएगा, हमने किसी को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। अगर हम सब अपने आप में तब्दीली लाना शुरू कर दें, नहीं, अगर तब्दीली हम सब मिलकर अगर ये सोच लें, लेकिन ऐसा मुमकिन किस हद तक आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मैं अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करूं कि करप्शन एक बहुत बड़ा बुरा अमल है, मैं उससे दूर हूं, आप उससे दूर हैं, लेकिन जो इदारे में आप किसी भी इदारे के अंदर जा रहे हैं वो सबसे पहले आपसे पैसों का तकाजा करते हैं।
मैं फिज़िकली तौर पर बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर जा चुका हूँ। वफाकी मोहतसिब आला के पास भी गया, इधर FIA के ऑफिस में भी जाके मैंने देखा, पाकिस्तान हमारी जो लोकल पुलिस है, पुलिस स्टेशन में भी जाके जो हाल देखा है मैंने। पैसे दिए बगैर कोई भी काम यहाँ पर मुमकिन नहीं है, और अगर आप पैसे नहीं देते तो आपके साथ दूसरी तरीके से नाइंसाफ़ी की जाती है। यहाँ तक कि अभी आपने एक जो करंट हमारा एक हमारे इलाके का ही है और आपके इलाके का भी यही वाक़या है, जो माहिम बच्ची का जो एक इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट जो है ये यूज़ टू होते जा रहे हैं हमारे माशरे के अंदर। अगर इसको देखा जाए कि पिछली दफ़ा भी एक ज़ैनब नाम की बच्ची का बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया था और उसको फिर सज़ाए मौत भी हुई। सवाल ये है कि ये सज़ाए मौत दे देना क्या इस मसले का हल है, या कोई ऐसी इस्लाहात इसके अंदर आनी चाहिए जिससे ये तमाम के तमाम जो क्राइम्स हैं उनको स्टॉप किया जा सके। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हम इनकलाब की बात करते हैं। इनकलाब है क्या? इनकलाब ये है कि हम किसी बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होकर उसको सही करें, ठीक है। अब अगर हम ये सोच लेते हैं कि करप्शन जो हो रही है ये गलत है, लेकिन हम जब इदारे में जाते हैं तो करप्ट अफसर हमसे तकाज़ा करता है, वरना हमारे जायज़ काम को भी वो नहीं होने देता, उसके अंदर बड़े लिटिगेशन में उसको डाल देता है। उसका हल ये है कि ऐसे नज़रियात के हामिल लोग जो ये चाहते हैं कि करप्शन फ्री माशरा तश्कील पाए, वो एक जगह जुड़ें, और जब किसी का काम ना हो रहा हो, बग़ैर रिश्वत दिए जायज़ काम ना हो रहा हो, वो शख्स उससे रुजू करे और सब मिलकर जाकर वहाँ पर धावा बोल दें। यही एक इनकलाब है। और इस तरह जब ये छोटी छोटी सतह से होता हुआ ये बड़े पैमाने पे होना शुरू हो जाएगा तो माशरे में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की जो माहम का केस था या ज़ैनब का पिछले दिनों केस हुआ, एक केस अभी नूर मुक़द्दम का भी चल रहा है। तो ये देखें, जब आप बहुत अपर क्लास की तरफ देखेंगे तो नूर मुक़द्दम आपको नज़र आएगी, बहुत लोअर क्लास की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको माहम नज़र आएगी। ये दोनों चीज़ें दो मेन स्ट्रीम, दो तबक़ात में नज़र आ रही हैं। मिडिल क्लास इन दोनों तबक़ात की वजह से परेशानी का शिकार है। अब इन दो तबक़ात में ऐसा क्यों है? जब वो चीज़ नीचे की सतह पे आप देखेंगे तो वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? क्यों मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पहनने को नहीं है, मैं अच्छी जगह बैठ नहीं सक रहा हूँ, मैं जो हूँ फास्ट फूड चेन्स में नहीं जा सकता खाने को, यानी मैं अपने से ऊपर वाले को देख रहा हूँ, ठीक है ना। और नूर मुक़द्दम की तरफ जब आप जाकर देखेंगे तो वो हाई अलर्ट क्लास का केस है जहां पर इस काम को एक मुहज़्ज़िब लफ्ज़ के तहत ढांक दिया जाता है। ये तो कानून ने इस वक्त हाथ डाला है तो वो वहाँ गिरफ्तार हुए। वहाँ पर हमें पुलिस को शाबाश भी देनी चाहिए। जहाँ एक तरफ पुलिस जो कुछ कर रही है उस पर हम उस नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस ने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, उसको गिरफ्तार किया नूर मुक़द्दम वाले केस में। जाफ़र ब्रदर साहब जो बहुत बड़ा एक वो है, उनका बेटा है वो ज़ाहिर, उसने ये सारा कुछ किया। वहाँ कॉन्सुलेट नाम का एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जी गैर मुहज़्ज़िब गैर शाइस्ता अमल, लेकिन उनके माशरे में वो समझते हैं। तो ये कौन सा माशरा वो तश्कील देना है इस मुल्क में जो नज़रिया पाकिस्तान कहता है। जो देखें, आप जो कह रहे हैं कानून बनाना, कानून हमारे पास सारा बना हुआ है। आप आइन के तमाम आर्टिकल्स को पढ़ें, इंसानी हकूक़ के तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस पर अमली निफाज नहीं है। ऊपर की सतह पे वो लोग अपने केसेस को दबा देते हैं, नीचे की सतह के केसेस को ये उठने नहीं देते हैं। ये दो मामलात को सोचना और समझना होगा। आपने इसमें शायद माहिम के वालिद साहब की ऑडियो वगैरह भी सुनी होगी। पुलिस ने बर वक्त जब उन्होंने 15 के ऊपर कॉल की तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस हवाले से जो भी हमारी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसके अंदर? मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा मुर्तज़ा वहाब को भी ये कहूँगा कि कानून अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बनाया जिसमें FIR कटने के बाद आप उस जिसके नाम FIR में मौजूद है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसके लिए एविडेंसेस मौजूद ना हो। इसी तरह ऐसे केसेस में भी अगर जो बच्चे किडनैप होते हैं या बच्चे लापता हो रहे हैं तो उनकी FIR को फौरी तौर पे लॉन्च करने का भी उसमें अमेंडमेंट की जाए। ये 24 घंटे
के बाद आप एफआईआर काटेंगे, ये चीज़ गलत है। पुलिस को फौरी तौर पे एक्शन में आना होगा। पुलिस जो है वो आवाम की खादिम है, अपने आप को हाकिम ना समझे। ये मैं तमाम पुलिस को और आईजी साहब को आपके इस चैनल के तवस्सुस से, डीआईजी जो हमारे एडिशनल आईजी हैं कराची, उन सबको ये बात बता रहा हूँ। इस वक्त एडिशनल आईजी की मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, उनको ये बात मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए पुलिस के महकमे को कराची में सही कीजिए, मुकामी लोगों को हर पुलिस थाने के अंदर लेकर आइए, वरना आपको मैं आवाज़ कल्ब की तरफ से, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ से अफराद देता हूँ जो चेक एंड बैलेंस करके आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ में कोताही है और क्या चीज़ में कमी है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं कि पुलिस वन साइड होकर के काम करती है, ये बहुत गलत है। पुलिस को न्यूट्रल रवैया रखना चाहिए हर सतह के ऊपर। पुलिस जो है वो अपने आप को आवाम का खादिम समझे, ख़ास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल के थाने हैं, जो बिल्कुल कच्ची आबादियों को लुक आफ्टर करते हैं, उन थानों के मेंबरान को, पुलिस अफसरान को आवाम दोस्त होना होगा। मैं ये देख रहा हूँ मंशियात चल रही है। अभी मैं एक ऐसी जगह की भी निशानदेही कर सकता हूँ, एक पुलिस चौकी की, जहाँ पर इस वक्त एक पुलिस बैठ कर के एक पार्टी लॉन्च कर कर बैठी हुई है। उसको जाकर कौन देखेगा, कौन चेक एंड बैलेंस कर सकेगा? पुलिस को लगाम देना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस हमारी आँख ना बने और वज़ीर आला उनको शय ना दे, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। इस पर वफाक को भी देखना होगा, कानून नाफिज करने वाले उन इदारों को भी देखना होगा जो मुल्क की सतह के ऊपर मुल्क के इस्तेहकाम को देखते और समझते हैं। फैसल बलोच साहब, इसके अलावा एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एफआईआर का जो एक निज़ाम है, जो 24 घंटे के बाद तो खैर वो कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे भी मौजूद हैं कि 5-5 साल हो जाते हैं, 2-2 साल गुजर जाते हैं, और एक एफआईआर का लाउंज होना एक बहुत बड़ा मुश्किल अमल है। तो इस अमल के लिए क्या आपकी ओपिनियंस हैं कि हमारे जो हुकाम बाला हैं उन तक ये आवाज़ किस तरीके से पहुँचे कि एफआईआर का मकसद जो दुनिया के अंदर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है वो कितना जल्दी इसको लॉन्च करनी चाहिए और उसके अंदर क्या इस्लाहात होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त मैंने एक और बात देखी थी, आईजी साहब या एडिशनल आईजी साहब सिंध जो हैं कराची के, उन्होंने ये कहा था कि हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिससे तमाम थाने आपस में लिंकअप हो जाएंगे। मैं कहता हूँ एक ऐसी पोर्टल बनाएं जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन हर शख्स के पास है। किसी को कोई मसला है वो अपनी एफआईआर उसी एप्लीकेशन के ज़रिए लॉन्च करे। आप थाने क्या करते हैं कि थानों से क्योंकि एफआईआर कटने के बाद ऊपर अफसरान पूछते हैं कि इस पर कितनी प्रोग्रेस हुई और इस पर क्या हुआ, तो वो अपनी जान छुड़ाते हैं कि हमारे यहाँ एफआईआर कम लॉन्च होंगी तो हमें जवाबदाह कम होना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को ख़त्म होना होगा। कराची जो इस वक्त, सिर्फ अगर हम कराची की बात करें तो ये एक मिनी पाकिस्तान है जिसको हम मॉडल बना सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर आपको एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनानी होगी और वो बाइख्तियार शहरी हुकूमत ग्रास रूट लेवल से आपको मुंतखब करनी होगी उस तरीक़ेकार के तहत जो इस्लामिक तरीक़ेकार है, ताकि वो जेन्युइन लोग जो काम करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने इलाकों को, अपने मोहल्लों को अच्छी तरह समझते हैं, वो आगे आएँ और इसको संभाल सकें। ठीक है फैसल बलोच साहब, आपके बेहतरीन व्यूज़ जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इसको ऑन एयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, और साथ साथ हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपकी हुक्काम बाला तक हम आवाज़ को पहुँचाएँ और इस सिलसिले के अंदर जो भी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम इसमें पेशरफ्त कर सके उसके लिए हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।